ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो दो सेम एल्किल ग्रुप और डिफरेंट एल्किल ग्रुप से बॉन्डेड होगा। एल्किल ग्रुप R1 R2 की जगह आप एरियल ग्रुप भी रख सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल जैसे क्या है, देखो पहले एग्जाम्पल क्या दिख रहा है, डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आपके दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये आपका इक्वल एल्किल ग्रुप है। अच्छा, इस तरह के एल्किल ग्रुप जहाँ पर आपके दो इक्वल एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो उसे सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं। ओके, और सपोज अगर यहाँ पर एक जगह मतलब एक ग्रुप में अगर R1 की जगह आप मेथिल रख दो और R2 की जगह आप एथिल रख दो, तो यहाँ पर मेथिल एथिल देखो दो अलग अलग ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, असिमेट्रिकल ईथर। तो पहला एग्जाम्पल हमारा डाईमेथिल ईथर है, मतलब एक ऑक्सीजन से आपके दोनों सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट इज अ सिमेट्रिकल ईथर। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, ऑक्सीजन के साथ आपके दो एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट इज अ डाई एथिल ईथर। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम ईथर देख रहे हैं जहाँ पर आपके सेम एल्किल ग्रुप बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है, ये है आपका ईथर। तो चलिए बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक। आगे बढ़ते हैं हम लेक्चर की ओर। अब है क्या हमारा ईथर का क्लासिफिकेशन। ईथर के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ईथर यहाँ पर देखो, एलिफैटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। मैंने पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके सेम एल्किल ग्रुप है, सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हैं दैट इज अ, और सेम एरियल ग्रुप जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, तो दैट इज अ सिमेट्रिकल ईथर और सिंपल ईथर। ओके, तो अभी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ईथर की, जिसमें पहला है आपका एलिफैटिक ईथर एंड सेकंड इज अ एरोमेटिक ईथर। तो एलिफैटिक ईथर क्या होते हैं, जहां पर ऑक्सीजन एक आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हो तो वो आपका एलिफैटिक ईथर होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपके सेम एल्किल ग्रुप में मेथिल ग्रुप जुड़ा था ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या था हमारा डाई मेथिल ईथर। ऑलराइट, अच्छा अब अगर ऑक्सीजन के साथ पहला ग्रुप एलिफैटिक का पहला ग्रुप अगर मेथिल जुड़ा है और दूसरा ग्रुप R2 की जगह एथिल जुड़ा हुआ है, तो दैट इज अ डाई। वहां पर आपको क्या अल्फाबेटिकल यूज करना है, तो अल्फाबेटिकल पहले क्या आता है आपका एथिल आता है, तो एथिल मेथिल ईथर यूज किया जाएगा। ऑलराइट, नीचे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या है ब्यूटिल मेथिल ईथर। ब्यूटिल मेथिल ईथर, तो यहाँ पर R1 की जगह देखो, ऑक्सीजन से पहले हम R1 ग्रुप रख रहे हैं। R1 ग्रुप यहाँ पर क्या है हमारा ब्यूटिल। 4 नंबर ऑफ कार्बन देखो, यहाँ पर हमारे 4 कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज अ ब्यूटिल। और ऑक्सीजन के दूसरे तरफ देखो R2 की जगह क्या है एक कार्बन, दैट मीन्स दैट इज अ मेथिल। वहाँ पर क्या ऐड है हमारा मेथिल ऐड है। ओके, तो इस हिसाब से अगर अल्फाबेटिकल नेम हम रख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है ब्यूटिल। सबसे पहले ब्यूटिल आ रहा है, मेथिल से पहले तो ब्यूटिल आ रहा है ना, एज अ अल्फाबेटिकल नेमिंग में बात कर रही हूँ यहाँ पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑफ कार्बन दैट मीन्स ब्यूटिल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्यूटिल रखेंगे अल्फाबेटिकल एंड देन आपको ऐड करना है क्या मेथिल, तो इसका नाम क्या हुआ ब्यूटिल मेथिल ईथर। क्लियर है, ओके। इसी तरह से अब हम बात करते हैं एरोमेटिक ईथर की। एरोमेटिक ईथर दैट मीन्स इसमें पहले ही मैंने बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन से दोनों हाइड्रोकार्बन, अगर हमारे पास क्या 2 हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, दोनों हाइड्रोकार्बन में या तो वो सेम हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक ईथर की बात हो रही है। तो एरोमेटिक ईथर में यहाँ पर कौन से हाइड्रोकार्बन यूज़ करने हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज़ करने हैं। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर R1 और R2 है,
तो R1 की जगह यहाँ पर आपका मेथिल ग्रुप, दैट मीन्स कि एलिफैटिक एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और R2 की जगह यहाँ पर आपका क्या ग्रुप है, देखो यहाँ पर एक एरोमेटिक ग्रुप, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन आपका ऐड है ऑक्सीजन के साथ। तो नेमिंग क्या होगी इसकी, तो नेमिंग इसकी होगी क्या, मेथिल। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर सबसे पहले आपका एल्किल ग्रुप आएगा, ऑलराइट, देन आपको फिर एलिफैटिक ग्रुप रखना है, देन आपको एरोमेटिक ग्रुप रखना है, नेमिंग के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका मेथिल जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, तो हमने यहाँ पर क्या नाम रखा, मेथिल। देन फेनिल ईथर, तो एरोमेटिक ईथर में एक है आपका एलिफैटिक ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ आपका पहला जो जुड़ा है वो एलिफैटिक ग्रुप है, और दूसरा जो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ वो है आपका एरोमेटिक ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर नेमिंग सबसे पहले होगी जो किसकी, वो होगी एलिफैटिक ग्रुप की। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथिल फेनिल ईथर। क्लियर है। चलो सेकंड एग्जाम्पल में आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपका है क्या, ऑक्सीजन के साथ देखो आपके दोनों यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप जुड़े, मतलब कि दो बेंजीन जुड़े हुए हैं। ओके, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, डाइफेनिल ईथर। क्लियर है। तो बात बस इतनी सी है कि अगर हम ईथर पढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ दोनों सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तब तो हमें डाई यूज़ करना है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हमें अल्फ़ाबेटिकल नेमिंग के हिसाब से फिर उसका नाम करना है। क्लियर है इतना। ओके, तो चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, प्रिपरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक। अब हमें स्टार्ट करना है ईथर की प्रिपरेशन। तो ईथर के प्रिपरेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस मेथड। इसमें क्या होता है कि कोई भी आप एल्किल हैलाइड ले लो। ओके, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक एल्किल हैलाइड लिया है। एल्किल हैलाइड दैट मीन्स कि आप मेथिल क्लोराइड ले सकते हो, एथिल क्लोराइड ले सकते हो, और मेथिल ब्रोमाइड ले सकते हो। सो इट्स अप टू यू गाइस कि आप कोई भी एल्किल हैलाइड लो और उसे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हीट कर दो। ठीक है, हम विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करना है कि कोई भी एल्किल हैलाइड लेना है, मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं और उसे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हीट कर दो। जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ईथर। देख रहे हो यहाँ पर आपके डाई एथिल ईथर। अगर आप एथिल क्लोराइड ले रहे हो तो आपको डाई एथिल ईथर मिलेगा, अगर आप मेथिल क्लोराइड ले रहे हो तो आपको डाई मेथिल ईथर मिलेगा। दैट मीन्स कि ईथर की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। विलियमसन सिंथेसिस की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह एक न्यूक्लियोफाइल प्रोसेस होता है। ओके, ये एक न्यूक्लियोफाइल प्रोसेस होता है, और यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस जो होता है तो यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन से हैलाइड आयन का सब्स्टिट्यूट। ओके, तो विलियमसन सिंथेसिस की बात की जाए तो ये SN2 टाइप का न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें SN2 याद होगा आपको, जिसमें क्या होता है, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका, हैलाइड आयन का, जो कि है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किससे, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दैट मीन्स एल्कोक्साइड आयन से हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सेपरेटली आपसे पूछता है विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। ओके, तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, एल्किल हैलाइड लिया, एल्कोक्साइड के साथ हीट किया और डाई एथिल ईथर का या डाई मेथिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ओके, चलो। ओके, तो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है हमारी फ्रॉम एल्कोहल। यहाँ पर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से यहाँ पर क्या गेन हो रही है, देखो ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एल्कोहल। आप कोई भी एल्कोहल ले लो। अरे भाई OH ग्रुप ही तो ऐड करना है, तो हम एक काम करते हैं, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, इट्स अप टू यू गाइस, जो आपको लेना है आप ले सकते हो। यहाँ पर चलो हम एथिल एल्कोहल ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब एथिल अल्कोहल, देखो 2 इक्विवेलेंट्स, यहाँ पर 2 मोल ऑफ एथिल अल्कोहल लेना है और उसका डिहाइड्रेशन करा दो। H2O बाहर निकाल दो। H2O बाहर निकाला, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में 130 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट कर दो। इसे क्या मिला, डाई एल्किल ईथर की फॉर्मेशन हुई। एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में 130 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जा रहा है। यहाँ पर H2O बाहर निकल रहा है और आपको क्या गेन हो रही है, डाई एल्किल ईथर गेन हो रही है।
अब अगर आप मेथिल लेते हैं तो डाई मेथिल ईथर बनेगी, अगर आप एथिल लेते हो दैट मीन्स एथेनॉल लेते हो, 2 मोल ऑफ एथेनॉल लेते हो तो आपको डाई एथिल ईथर गेन होगी। क्लियर है? ओके, तो ये तो थी फॉर्मेशन ईथर की, किससे? अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। तो यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट मेथड देखे, एक तो विलियमसन सिंथेसिस देखा और दूसरा अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमें ये कैसे गेन हो रही है, ईथर कैसे गेन हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर और अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। प्रिपरेशन मेथड ही चल रहा है अभी हमारा, तो अब हम ईथर को प्रिपेयर करेंगे किससे? लेबोरेटरी मेथड से। ओके, तो लेबोरेटरी मेथड से हमें प्रिपेयर करना है अब डाई एथिल ईथर को। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके, प्रिपरेशन मेथड में आपको ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका सेपरेटली पूछता है, ठीक है? क्लियर है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाइए गाइस। अब है लेबोरेटरी मेथड ऑफ ईथर। ओके क्लास, तो अभी हम प्रिपरेशन मेथड ही देख रहे हैं, तो अब ईथर की प्रिपरेशन मेथड हम देखेंगे लेबोरेटरी मेथड। तो यहाँ पर हम पहले डायग्राम से समझेंगे कि ईथर कैसे बन रही है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम में दिख रहा है ऊपर एथेनॉल। आपको एक राउंड फ्लास्क लेना है, उस राउंड फ्लास्क में आपको क्या रखना है? राउंड फ्लास्क लिया, उस राउंड फ्लास्क में आपको एथेनॉल लेना है और उस एथेनॉल को फिर डिप करके, ये जो आपको बड़ा राउंड फ्लास्क दिख रहा है वहाँ पर ये डिप करके कलेक्ट होगा। अच्छा, नीचे वाला ये जो बड़ा वाला राउंड फ्लास्क दिख रहा है, यहाँ पर आपको एथिल अल्कोहल और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और थर्मामीटर यहाँ पर लगाना है, क्योंकि भाई हमें टेम्परेचर मेजर करना है। टेम्परेचर हमारा 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अब होता ये है कि ये डिप करके जैसे ही यहाँ नीचे आता है, यहाँ पर एथेनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद अब यहाँ पर जब इसे हीट करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अच्छा इसे ना सैंड बाथ पर ही हमें हीट करना है और आपका ईथर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब होता क्या, यहाँ से जो ईथर बन रहा है उसे हम ग्राही में एकत्र करते हैं, दूसरे फ्लास्क में हम इसे क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे और इसे जो आइस वाटर होता है उस पे इसे कलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि जो वेपर बने वो किस में? फिर कंडेंस्ड होके लिक्विड में आ जाए। ऑलराइट, तो इस तरह से तो हमारा क्या, ये ईथर कलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर इसका प्योरिफिकेशन करना है, क्योंकि भाई ईथर बनने के साथ साथ और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी बनती है, जैसे कि SO2 हुआ, CO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो इन सब इम्प्योरिटीज़ को हम सेपरेट करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, जिससे ये जो इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर निकल जाएगी और कैल्शियम क्लोराइड मिलाने से फिर इसकी जो मॉइस्ट होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑलराइट, ओके, तो अभी हमने देखा, इसकी प्रोसेस देखा कि कैसे हम यहाँ पर ईथर बना रहे हैं। हमने एक फ्लास्क लिया था, राउंड फ्लास्क, और उसमें एथिल अल्कोहल डाला था और फिर नीचे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, जहाँ पर एथिल अल्कोहल डिप होती है और उसके कांटेक्ट में आती है। फिर 140 डिग्री सेंटीग्रेड में सैंड बाथ पर इसे हीट करते हैं, वहाँ पर ईथर की वेपर बनती है और उसे हम आइस वाटर में कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि कंडेंस्ड होकर हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है। इम्प्योरिटीज़ जो होती है, उस इम्प्योरिटीज़ को हम, जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी बन रही है, तो वहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लिया। ओके, रही बात मॉइस्चर की, तो मॉइस्चर में क्या किया हमने? कैल्शियम क्लोराइड मिलाया और उसने क्या किया? मॉइस्ट को एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ पर हमें 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो ईथर होती है, प्योर ईथर, उनको गेन हो जाती है। तो यहाँ पर आप एक रिएक्शन, ये आपके केमिकल रिएक्शन, मतलब कि आपकी रिएक्शन से कि आपके ईथर कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिया, सबसे पहले आपने लिया है क्या? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट करते हैं तो हमें डाई मेथिल ईथर गेन हो रही है। क्लियर है? सेकेंड में आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पर एथिल अल्कोहल है। अगेन मैंने पहले ही कहा था, अगर आप मेथिल लोगे तो आपको अगर आप मेथेनॉल लोगे तो आपको डाई मेथिल ईथर मिलेगी, अगर आप एथेनॉल लोगे तो आपको डाई एथिल ईथर मिलेगी। ऑलराइट, अच्छा ये थर्ड वाला देख रहे हो, थर्ड में क्या दे रहा है? थर्ड एग्जाम्पल में आइसोप्रोपिल अल्कोहल को अगर सेम कंडीशन पर अगर हम प्रिपेयर करें तो यहाँ पर आपको प्रोपीन मिलेगी, यहाँ पर आपको ईथर गेन नहीं हो रही है। दैट इज अ एक्सेप्शनल केस। नोट डाउन करो इसको कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल को सेम कंडीशन पे हीट करने पर हमें ईथर नहीं मिलती।
ओके क्लास, तो अभी तक हमने ईथर की प्रिपरेशन मेथड देखा, ईथर की क्लासिफिकेशन देखा, इसके प्रिपरेशन मेथड देखा, इसके लेबोरेटरी मेथड देखा, और अब आते हैं हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर। तो आज के लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसके जो लोअर मेंबर होते हैं, ओके, लोअर मेंबर लाइक आपके डाई मेथिल ईथर हुआ, एथिल मेथिल ईथर हुआ, डाई एथिल ईथर हुआ, ओके। तो जो लोअर मेंबर होते हैं वो गैसियस होंगे और वोलेटाइल लिक्विड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डाई मेथिल ईथर यहाँ पर गैसियस फॉर्म में मिलती है, और वहीं पर अगर हम डाई एथिल ईथर की बात करें तो वो वोलेटाइल लिक्विड होता है, ओके। और इनके जो ज़्यादातर हायर मेंबर होते हैं, हायर मेंबर जैसे यहाँ पर आपके जो डाई एथिल ईथर है दैट इज़ अ हायर मेंबर, ये आपका कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड है। तो दैट मीन्स कि जो आपके लोअर मेंबर होंगे, ईथर की मैं बात कर रही हूँ, लोअर मेंबर आर ईथर जो होते हैं वो जनरली गैसेस फॉर्म में आपको मिलेगी, और जो हायर मेंबर जो होते हैं, हायर मेंबर लाइक जैसे डाई एथिल ईथर हुआ, वो आपको वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में गेन होगी। ऑलराइट, बात अगर इसके कलर की बात करें तो ये जनरली कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलिन सॉलिड में पाया जाने वाला कंपाउंड होता है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अगर, तो ईथर जो होता है इनके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ ही इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो भी बढ़ती है। दैट मीन्स कि ईथर के मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। क्लियर है? ऑलराइट। अच्छा, ये जो ईथर होते हैं ना, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो एल्केन्स के, जो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे तो हाई होता है, लेकिन अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से लो होता है। दैट मीन्स इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो अल्कोहल से नीचे ही होगी, ओके। लेकिन जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन से हायर होती है इनकी बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होती है ऐसे? ऐसा क्यों होता है? रीज़न है, ईथर जो होता है, अगर अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल के कंपैरिजन ये ज़्यादा ही वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने की वजह से जो अल्कोहल होता है उनमें तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रेजेंट होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से वो कोगुलेट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए वो कम वाष्पशील होते हैं, जल्दी वोलेटाइल नहीं होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन, अगर ईथर की बात की जाए तो ईथर के साथ ऐसा नहीं होता है। ईथर के मॉलिक्यूल के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, नहीं होती इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से क्या होता है, अब भाई समझो ना, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, फंक्शनल ग्रुप हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं। लेकिन वहीं पर अल्कोहल की बात की जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसी वजह से वो लेस वोलेटाइल होता है, लेकिन ये क्या होता है, हायर वोलेटाइल होता है। क्लियर है? अब हायर वोलेटाइल होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, लेस होता है एज कंपेरिजन टू अल्कोहल, ओके। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो जो लोअर ईथर होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में अल्कोहल के इक्वल ही होती है। जैसे डाई मेथिल ईथर एथिल अल्कोहल के जैसे ही सॉल्युबल होता है, ओके। तो ईथर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल है, ओके। ध्यान दो इस बात को, ईथर जो होता है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। आप नीचे डायग्राम में देखो, यहाँ पर दिख रहा है ना कि ईथर जो हो रहा है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ओके, इसीलिए वाटर में सॉल्युबल होता है। अब हाई मेंबर की बात करें, ईथर के हाई मेंबर की बात करें तो वो पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? तो हाई ईथर जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण, हाइड्रोफोबिक, याद है चैप्टर 5 आपका सरफेस केमिस्ट्री में हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पढ़ा था। तो हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, ओके। इसलिए जो हाई ईथर होते हैं ना, हाई मेंबर ईथर, वो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। लेकिन वहीं पर अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इन सब में क्या होते हैं, इन सब में ये सॉल्युबल होते हैं, ओके। तो ये तो थी बात फिजिकल प्रॉपर्टी की, ओके गाइस। और हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक और है इसका, डेंसिटी। तो जितने भी ईथर होते हैं वो वाटर से हल्के होते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी।
और गाइस ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ईथर शुरू किया है। ईथर में इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी क्लासिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन लाइक कि एरोमेटिक ईथर, एलिफैटिक ईथर, देन सिमेट्रिकल ईथर, असिमेट्रिकल ईथर, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। सिमेट्रिकल ईथर, असिमेट्रिकल ईथर एक बार मैं और कवर कर दूं। सिमेट्रिकल ईथर दैट मीन्स कि ऑक्सीजन से आपके सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, मतलब कि ऑक्सीजन में जैसे R1 में भी आपका मेथिल है, R2 में भी आपका मेथिल है, दैट इज अ सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल की बात की जाए तो R1 की जगह मेथिल है या एथिल है, R2 की जगह एथिल है या मेथिल है, मतलब दोनों अलग अलग ग्रुप जुड़े होंगे। ओके, वो आपका असिमेट्रिकल ईथर होगा। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन की बात की हमने, इसका प्रिपरेशन देखा, लेबोरेटरी मेथड देखा, देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज के लेक्चर का नोट्स बनाइए, इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसे रिवाइज करिए। ओके, तो ठीक है, पढ़ते रहो, सेफ रहो, खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।